नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पेडागोजी की लाइव क्लास के माध्यम से। यह पार्ट नंबर आपका 32 रहने वाला है। ये क्लास नंबर आपके 32 रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 32 क्लास हो चुकी है और एंडिंग पे आपके पेडागोजी की क्लास चल रही है। बहुत ही जल्द एंडिंग होगा। इसके बाद हम आपके बाल विकास के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एग्जाम के पहले पूरी तैयारी कर लेंगे। बाल विकास पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा। लेकिन पहले हम इस लाइव क्लास के माध्यम से 30 प्रश्न करेंगे। 30 में से आपका फीडबैक जानेंगे कि आप लोगों को क्या है। और इसके पहले भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए। जो सभी पार्ट नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करने के लिए डेली हमारी 7 PM में लाइव चैट होती है, लाइव क्लास होती है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। जो जोड़ा सही मिलान नहीं वह बताना है। अनुकूली अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड, अंतरह दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर एवं कोहलर, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक एवं अन्य, पुनर्बलन का सिद्धांत हल एवं स्किनर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात करते हैं, तो हमारा मिलान सही नहीं है। बाकी अंतर्दृष्टि सिद्धांत वर्दीमर और कोहलर की बात करते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया थर्नडाइक की बात करते हैं, पुनर्बलन हल और स्किनर की बात करते हैं। लेकिन अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया गया है, ये आपके किसका दिया गया है? जो आपके प्रश्न पर दिया गया है कि वुल्फ एवं रीड जो है, तो वुल्फ और रीड जो है आपके अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का आपका नहीं होता है। तो अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है आपका किसका है, ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा। एक एक कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए आपसे हम कमेंट करवा लेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात करते हैं तो BF स्किनर का नाम आता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुक्रिया। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या स्मरण शक्ति में कमी। तो थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम है, शैक्षिक किसमें महत्व नहीं है? सभी लोग बताइए। तो वह आपके स्मरण शक्ति में कमी, इसमें महत्व नहीं है। बाकी रुचि में, संवेग में, अपराधी बालकों के उपचार में इन पे महत्व है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है, थॉर्नडाइक है, BF स्किनर है या एडलर की बात करते हैं। तो सीखने के नियमों के जो प्रतिपादक कहलाते हैं वे कौन से कहलाते हैं? सभी लोग बताइएगा। वह हम बात करेंगे थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से आपका संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमारोह से या सीखने की पुनः व्याख्या की बात करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है TT एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना, 101% क्रैक करना। तो हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से हमारा संबंधित हो जाता है? तो आपके सीखने की व्याख्या के सबलीकरण के सिद्धांत से हमारा संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक है वह कहलाते हैं कोहलर। यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, तो कोहलर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले आपके कोहलर मनोवैज्ञानिक। इसके साथ अगला प्रश्न है कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? RS कैने, कोहलर, BS ब्लूम, BF स्किनर की बात करेंगे। तो समग्रता के सिद्धांत के जो प्रवर्तक कहला जाते हैं कोहलर। कोहलर के साथ साथ कोफा और वर्दीमर भी अगर दिया रहे तो इनको भी ध्यान देना, कोहलर, कोफा और वर्दीमर। दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं कि गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफा और कोहलर को माना जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की है। तो ये भी आपको देख लें, कोहलर की कौन सी बुक है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का प्रतिपादित किया था 1959 में। इन चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रखना, अपने माइंड के मेमोरी पे स्टोर करते रहना है।
कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए, चिंपांजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर। देखिए जब भी कोहलर की बात की जाती है चिंपांजी नाम आता है, ईपी पलाव की बात की जाती है कुत्ता आता है, थांडाई की बात की जाती है बिल्ली आता है, स्किनर की बात की जाती है तो कबूतर और चूहा आता है। इन दोनों को याद रख कर लेना है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पूर्णाकार, संज्ञान, निराकार या अनुबंधन की बात करते हैं। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या हो जाता है, सभी बताइए। तो गेस्टाल्ट का हमारा अर्थ होता है पूर्णाकार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर भी हैं? तो ये मानना है दोस्तों आपके मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इदम, अहम, पराहम, इदम, अहम। सभी लोग बताइए। इद, ईगो, सुपर ईगो की बात की जा रही है। तो जिन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह कौन सा कहलाता है? तो उनका जो भंडार ग्रह कहलाता है वह इदम कहलाता है। इद की बात करें तो हमारा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ईद, ईगो, सुपर ईगो दोनों पढ़ लीजिएगा। तीनों चीजें, तीनों से एक प्रश्न अवश्य आएगा। इस टॉपिक से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कैटल हैं, आलपोर्ट हैं, फ्रायड हैं या साइमन बिने? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? और ये आपके हो जाते हैं फ्रायड। जी हाँ, यहाँ पे हमें सी वाला ऑप्शन हमें सही कर लेना है। अगला, जीन पियाजे जी का ऐसा कोई बाल विकास पेडागोजी का जिक्र ना हो ही नहीं सकता सिलेबस में जिनमें जीन पियाजे जी का जिक्र ना हो, थांडाई का जिक्र ना हो। जीन पियाजे जी का अवश्य प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये बता देता हूं, जो आपका सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट से 15 से 20 प्रश्न आएंगे। अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट किया है तो बायोलॉजी के 15 से 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, बायोलॉजी से संबंधित आएंगे, बायोलॉजी मनोवैज्ञानिक से संबंधित आएंगे। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो 15 से 20 पेडागोजी के हिंदी से प्रश्न आएंगे। अगर आपने साइंस सेलेक्ट किया है, सोशल साइंस सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट से 15 से 20 नंबर की पेडागोजी बाल विकास आएगी। ये नोट कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट भी कर लेना है। 120 में से 15 से 20 नंबर पेडागोजी की रहेगी। और ये आपकी जो 10 नंबर की पेडागोजी बाल विकास है ये तो आनी ही आनी है, ठीक है। सभी लोग समझ गए हैं? बात करेंगे प्रश्न की। पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवधि का समय या काल कहलाता है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अवस्था, औपचारिक या संवेदी पेशी अवस्था? देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था जो कहलाती है, संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष कहलाती है, पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था होती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और तीसरी होती मूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि की होती है। तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑप्शन दिया गया है ऑलरेडी हमारा सही हो जाएगा। और चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। 4 अवस्थाएं होती हैं। यानी जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं। सिंपल सा प्रश्न है, ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कभी कभी इतने सरल प्रश्न आ जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन सभी नहीं आते, यही प्रॉब्लम है। अगर तो 150 में 100 प्रश्न सरल आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब सरल आएगा तो ये भी पता है तो ठीक है, आप लोग टीटी एग्जाम यहाँ पे कर लेंगे। जब आपका सुपर टेट होगा तो इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि सुपर स्टेट में हाई लेवल के प्रश्न लिया जाएगा, यानी जो हाई रैंक होगी। जब भी अभी जो नियुक्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ से 110 के ऊपर ही यहाँ पे रैंक जा रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वह अवस्था जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों, वह अवस्था कहला जाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था। ये जान लीजिए, चिंतन करना, तार्किक रूप से सोचना मूल संक्रियात्मक में शुरू करता है, प्रारंभ करता है। और औपचारिक या
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह परिपक्व हो जाता है। परिपक्व शब्द आए तो अमूर्त और औपचारिक में करना है, और शुरुआत शब्द आता है, चिंतन प्रारंभ की बात की जाती है, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था तृतीय अवस्था की बात की जाती है। दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या जीन पियाजे जी के द्वारा पहचाना गया था। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट जो स्तर हैं, किसके द्वारा पहचाना गया था? हम सभी लोग जानते हैं, जीन पियाजे जी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो जब मैंने बताया था, जब भी प्रारंभ का जिक्र होता है तो हमें जाना है, सभी लोग बताइए। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज? प्रारंभ में हमें मूर्त बताया था, लेकिन थोड़ी चीजें ये भी आपको ध्यान देना है। जब यहाँ पे अमूर्त संकल्पनाएं दी गई हो, जब अमूर्त शब्द दिया गया हो, तो अमूर्त या औपचारिक हमारी चौथी अवस्था में जाना है, क्योंकि अमूर्त या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमारी चौथी अवस्था है। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करना बच्चा जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था में ही कर सकता है। ये चीजें भी आपको समझना है। और पियाजे जी के सिद्धांत जो है किसके अवलोकन पर आधारित होता है? सभी लोग जानते हैं पियाजे जी ने किस पर प्रयोग किया। पियाजे जी ने किस पर प्रयोग किया था? अपने बालक पर प्रयोग किया था। सी वाला ऑप्शन सही कर लें। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी को बेहतरीन कीजिए, इस टीटी एग्जाम को सरल तरीके से यहाँ पे 101% फतेह कीजिए। दोस्तों, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होती है? अनुकरण, स्मृति, मानसिक रूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों में निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित हो जाती है? ये दोस्तों आपके अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित हो जाती है। अगला जो प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होता है? तो जो चिंतन होता है वह एक अनिवार्य रूप से आकर संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। अगला प्रश्न ईपी पॉलाव से संबंधित है। ईपी पॉलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया। तो पॉलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? तो भोजन को वहां पे अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंतगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका विलोप कहलाता है। बंद हो जाना क्या कहलाएगा? यहाँ पे विलोप कहलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, ईपी पॉलाव ने अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली जो अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत ने इनमें से किसने प्रतिपादित किया? स्किनर, थॉर्नडाइक, सीएल हेल या ईपी पॉलाव? देखिए, जब भी अधिगम के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जिक्र होता है, इनके प्रतिपादित का जिक्र होता है, एक ही नाम लिया जाता है और वह कहलाते हैं आपके ईपी पॉलाव। जी हाँ, जीन पियाजे जी के बाद हम ईपी पॉलाव से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि आप अपने जूते एक रैक पर रखते हो, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहां पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण, रीजन क्या है दोस्तों? ऐसा होने का रीजन और कारण होता है अनुबंधन। अगर बार बार घंटी बजती है तो कुत्ते को यह लगता है कि भैया भोजन मिलेगा, उसको आदत बन जाती है। ठीक है, घंटी बजी कि उसके मन में लार टपक जाती है, मतलब उसे पता है कि घंटी बजने के बाद मुझे भोजन मिलती है। तो अनुबंधन का जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खाली स्थान के द्वारा की गई थी? कोहलर के द्वारा, लेविन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या ईपी पॉलाव के द्वारा? तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खाली स्थान किसके द्वारा की गई थी? तो हम बात करेंगे ईपी पॉलाव की बात करते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न पर अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं और फीडबैक करते हैं। मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी
सभी मित्र का, सभी टीचर्स का कमेंट्स देख पा रहा हूँ। दोस्तों 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर भी कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर उदाहरण हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा क्रिया प्रसूत। क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत की बात करेंगे। इसी के कड़ी में अगला प्रश्न है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया था। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। अक्सर जब हम कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये बहुत कठिन, हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब चीज हम शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे हमें कम करने लगता है। सिलेबस पढ़ लेते हैं, जैसे हमने अभी तक 32 पार्ट जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं, हमने सोचा भी नहीं था। तो धीरे धीरे पार्ट कंप्लीट और एंडिंग पर आ चुके हैं और इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत किस पर हमारा कार्य कर रहा है? ये हमारा दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। कौन संबंधित है? जब भी शास्त्रीय अनुबंधन का जिक्र होता है आपके ईपी पॉलॉव का नाम आता है। इन चीजों को ध्यान रख लेना है दोस्तों। और सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ये भी आप जानते हैं। किसने किया था? ईपी पॉलॉव ने किया था। और अगला जो प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण हो जाएगा। कुत्ता विद्युत शाक की मजबूरी को सीख लेता है। चूहा भोजन प्राप्त हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है। कुत्ता घंटी बजने पर लात टपकाना सीख लेता है। कबूतर भोजन प्राप्त हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण कौन सा होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से, और इस प्रश्न को हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और आपने इस 30 प्रश्न में, इस सेट में, इस क्लास में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया अवश्य कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन तैयारी कीजिए। डेली 7 PM में लाइव क्लास के साथ आइए। सभी लोग एक साथ जुड़िए, एक साथ तैयारी कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी पक कीजिए और इस बार 101% टीटी एग्जाम को फतेह कीजिए विथ बाई जायसवाल सर। टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को धन्यवाद।